नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे विकास पर बहस। प्रदेश में निवेश लाने और निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार देश के सामने अपनी विकास रिपोर्ट पेश करी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन किया। यह रिपोर्ट देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है और जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में किस तरह से नीतिगत सुधार किए गए हैं। रिपोर्ट को 5 हिस्सों में बांटा गया है और पहले हिस्से में बताया गया है कि पिछले 15 सालों में सुशासन की दिशा में किस तरह के प्रयास किए गए हैं और दूसरे हिस्से में कोविड प्रबंधन में हुए बदलाव और विकास के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रदेश में किए गए नवाचारों से रूबरू कराया गया है। सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने की कवायद में जुटी है। मध्य प्रदेश में पहली बार निर्यात बढ़कर 60,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो देश के कुल निर्यात का 2.5% है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से बदली परिस्थितियों में मध्य प्रदेश से ज्यादा खाद्यान्न के निर्यात की कोशिश की जा रही है। उधर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने इसे भी जगह दी है। सरकार के इसी रिपोर्ट कार्ड पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के 15 वर्ष देश में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी राज्य और विकास मूलक योजनाओं के 15 साल रहे हैं और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, पब्लिक डोमेन में हमारे हर योजना, उसकी सफलता और उसके माध्यम से हम किस उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं, ये आना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समय जनता के बीच में जाकर, यदि जनता के सुझाव लेकर सरकार चलाने का अनुपम प्रयोग किया है, तो उसके साथ ही अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। सुशासन नहीं, दुशासन है पूरा मध्य प्रदेश में। सुशासन कहीं नहीं है। और उठा के देख लो, रोज चाहे आपके चैनलों में समाचार बनूं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म आम बात हो गई है। और दूसरा, जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, व्यापम मुरैना के अंदर मंडी लगी हुई है और वहाँ नकल का माफिया चल रहा है। उस लड़के को ये नहीं मालूम कि कौन सी कॉलेज से आया है, लेकिन परीक्षा दे रहा है। बद से बदतर स्थिति है। पहले भी व्यापम के मामले में 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और जो लोग दोषी थे वो बाहर घूमते रहे, जिनने पैसे लिए थे, और जो अपराधी बाहर घूमते रहे, और जो जिनसे पैसे लिए गए थे, जो निर्दोष थे, वो जेल में गए। तो कुल मिला के महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यापम, आपका नकल माफिया, बेरोजगारी, इतने इशू हो गए हैं कि ये सरकारों की हालत, चाहे देश की और मध्य प्रदेश की, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी होगी, जहां जनता उठ खड़ी हुई है महंगाई की वजह से, दुशासन की वजह से। तो ये दुशासन मध्य प्रदेश में। देखिए, तो विकास की बात हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। सत्ता पक्ष को जो कुछ करना है, जैसा दिखाना है, 15 सालों की तमाम चीजें हैं जो सामने रखी गई हैं। विपक्ष का जो कुछ भी कहना है वो भी हमने सुन लिया है। कुल मिलाकर देखिए, बात यह है कि रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश सुशासन विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है। सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय का दावा है। बहुत सारी चीजें हैं जिनका समावेश किया गया है और आगे कैसे विकसित करना है, कैसे बढ़ना है, यदि निर्यात करेंगे कुछ प्रॉफिट होगा, उस पर कैसे काम किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक पूरी, मुझे लगता है, रूपरेखा तैयार की गई है। मैं विस्तार से इस चर्चा को आगे भी बढ़ाऊंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे ही करना चाहती हूं। विकास की किताब जो जारी की गई है और वाकई में एक जो पॉइंट्स रखे गए हैं और ये दिखाया गया है, ये बातें की गई है कि कितना बदला है मध्य प्रदेश तब से अभी तक में, जो चीजों का समावेश किया गया, जिन चीजों को रखा गया है, आगे कितनी चीजों को और उसमें बढ़ाया जाएगा, या बदलाव की जो बात की गई है उसमें से कितना प्रतिशत हम माने कि पूरा
किया गया है? देखिए, जिसके पास कहने को होगा। हेलो, हाँ बोलिए। गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, गोविंद जी तक शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अमित जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद अमित जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि विकास की किताब सरकार ने जारी की है। विकास की किताब एमपी डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 पेश की गई है। 5 खंडों में इस रिपोर्ट को बनाया गया है, और जिन 5 खंडों की हम यदि जिक्र करें तो प्रथम खंड के अध्यायों में सुशासन की विशिष्टताओं का वर्णन किया गया है। पिछले 15 वर्षों में किए गए प्रयासों का विवरण है। दूसरे खंड की बात करें तो कोविड-19 पर पूरा केंद्रित है। एक बार फिर हमारे साथ गोविंद मालू जी जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। हाँ, अब आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, जिस सरकार ने जन कल्याण के कामों को जमीन पर उतारा, कोई संकल्प पत्र हमने प्रस्तुत किया, एक बार नहीं, 3 बार 4 बार, और हम उसके बारे में जो उसकी बैलेंस शीट है कि हमने कितना पूरा किया, उसका रिकंसाइल करके हमने लोगों के सामने प्रस्तुत करके फिर हम चुनाव में गए कि हमने ये वादे किए थे और हमने ये जमीन पर उतारे, और ये जन कल्याण के काम हमने किए, सामाजिक सरोकार, विकास और व्यक्तित्व विकास, इन सब बातों को लेकर हमने काम किया है। तो एकजाई स्वरूप में ये गुड गवर्नेंस के बिना नहीं हो सकता। कोई भी काम, कोई भी क्रियान्वयन, कोई भी नीति, कोई भी योजना या कोई भी प्रकल्प, जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तब तक नहीं हुआ। तो ये जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, जो हमने प्रशासन में हमने कैसा सुशासन दिया है, क्योंकि सुशासन के बगैर, डिलीवरी के बगैर हम उसको जितनी मात्रा में हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो नहीं पहुंचा सकते अगर सुशासन नहीं होगा तो। और उसका जो मात्रा परिमाण है वो कितना और प्रतिशत में है, ये जनता उसको महसूस कर रही है और जनता ने इसका प्रतिसाद दिया है। कुल मिलाकर संतोष का विषय नहीं कह सकते कि हम गुड गवर्नेंस को हम इसी पैरामीटर पर रखेंगे, क्योंकि हमने कितने इस नौकरशाही के जरिए, इस ब्यूरोक्रेसी के जरिए, इस हमारे तंत्र के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है विकास की धारा को, सामाजिक सरोकार के लाभ को, और जो दैनंदिन में जो प्रशासन की दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करके कैसे हमने लोगों तक उनको लाभ और आसानी दी है, सुलभता दी है, इन सब बातों को लेकर हमने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट कार्ड दिया। जिसके पास कुछ कहने को होगा वही तो इस बात की चर्चा करेगा। किसी ने हमसे मांगा थोड़ी सा रिपोर्ट कार्ड कि आप प्रशासन, सुशासन और प्रशासन और विकास और इस पर क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे या क्या किया है आपने, ऐसा किसी ने नहीं मांगा। तो कोई श्वेत पत्र जारी करने की बात हमको किसी ने निर्देशित नहीं किया था। स्वयं स्फूर्त होकर, स्वस्फूर्त होकर, सेल्फ मोटिवेटेड होकर हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्रोपेगेंडा में लाए हैं, इस बात को जन चर्चा में लाए, विमर्श में लाए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और विपक्ष को तो केवल जो मुद्दा विहीन विपक्ष के पास केवल रटे रटाए 3-4 जो डिक्शनरी के शब्द हैं वो बोलते हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आंकड़े और उसके पास कोई, जिसको कहना चाहिए पेपर पर ब्लैक एंड व्हाइट उनके पास नहीं है। उनके पास ब्लैक ही ब्लैक है, व्हाइट नहीं है, व्हाइट इधर। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमित जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गोविंद मालू जी के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे। गोविंद मालू जी, कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से कही गई हैं और इस विकास की किताब में दिखाई भी गई हैं। नीतिगत सुधार के लिए शासन व्यवस्था की स्थिति और चुनौतियों का भी ब्यौरा है, यानी कुल मिला के तमाम चीज़ों को, पॉइंट को क्लियर किया गया है। और यदि कहीं खामियां भी हैं, जो चुनौतियां भी हैं, और प्रॉपर तरीके से प्लान के तहत तमाम चीज़ें दी गई हैं, तो इसीलिए शायद कहा है कि विकास की किताब। तो
इन तमाम चीज़ों को हम देखें, कोविड-19 का भी जिक्र है, विकास और सुशासन का दावा भी है और औद्योगिक निवेश बढ़ाने की भी कोशिश है। तो कहीं न कहीं जो तमाम चीज़ें हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ भी कहीं न कहीं एक निवेश बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर उद्योगपतियों को लाने की बात की गई थी, एक समिट भी की गई थी, लेकिन शायद वो चीज़ें हम इतनी मध्य प्रदेश में सफल नहीं देख पाए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी यदि औद्योगिक निवेश बढ़ाने की बात करती है, ये कितना सफल होगा, कितना वक्त इसमें लग सकता है, इसकी क्या रूपरेखा, किस तरह से प्लान की जाएगी? राखी जी, औद्योगिक निवेश तब आता है जब अनुकूल माहौल उद्योग के लिए मिले। अनुकूल माहौल का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आधारभूत संरचना के लिए जो चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, उनकी उपलब्धता कैसी है, परिवहन की उपलब्धता कैसी है और लॉजिस्टिक की उपलब्धता कैसी है, मार्केट यहाँ से कितना पास है, कितनी तेज गति से हम मांग को पूर्ति के द्वारा उसको वो कर रहे हैं, डिमांड को, सप्लाई चेन कितनी मजबूत है, इन सब बातों को लेकर है। तभी हमारे यहाँ निवेश हुआ है और मध्य प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार भी बढ़ा है। और हमने जो पुराने ध्वस्त हो चुके थे औद्योगिक केंद्र, जो औद्योगिक इकाइयां और जो औद्योगिक क्षेत्र जो बनाए थे, उनको पुनर्निर्माण करके उनको फिर से लाइन पर लाने की बात की है। कमलनाथ जी की सरकार ने तो काफी बातें कही थी कि हम मेक इन मध्य प्रदेश और हमने यहीं पर मोबाइल की फैक्ट्री डलेगी। उन्होंने एक भी आधारशिला नहीं रखी, बल्कि उन्होंने रोजगार के नाम पर बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात की वो भी पूरी नहीं की, और बल्कि उनका उपहास उड़ाया, उनको ढोल चराने, बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने के नाम पर। मैं समझता हूं कि समय चाहे एक दिन का मिले या 10 साल का, शुरुआत होनी चाहिए, उससे परिणाम मिलना चाहिए। शुरुआत होगी तो परिणाम मिलेंगे, वो दिखेगा, वो परिणामों में वो आएगा सामने जब लोगों को दिखेगा कि हाँ ये काम शुरू हो गया, इसकी आधारशिला रखी गई है, उसका शिलान्यास हो गया है, उसका शुभारंभ होने में समय लग सकता है, लेकिन काम गति पकड़ रहा है। इंदौर में मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह सरकार के समय केवल एक फ्लाईओवर बनने में 10 साल लग गए थे। रोज राजकुमार मिल रेलवे ओवर की बात की जाती, उसके बाद हमने 10 ओवरब्रिज बना दिए और अभी और बन रहे हैं। तो विकास कैसे हो? जब विकास होगा तो पूंजीगत व्यय उसमें होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, तो रोजगार भी उससे पनपता है, क्योंकि सिविल वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है सरकार। नौकरियों के जरिए सरकार रोजगार नहीं दे सकती अब, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है अलग अलग ढंग से उसका। तो ये जो नए उद्यमी आ रहे हैं वो उनको रोजगार, तो विकास की जो किताब है उसमें हमने जब चुनौतियों की बात की, चुनौतियों की बात इसलिए की कि हम मानते हैं कि अभी भी सेचुरेशन पूरा नहीं हुआ है हमारा, और हमारी प्यास अधूरी है विकास की भी, जन कल्याण की भी और डिलीवरी की भी। मैं डिलीवरी की भी बात कर रहा हूँ। हम 100% उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम चुनौती की बात की है और हमने कहा है कि कमियों कमजोरियों को, और हम तो लोगों को आग्रह करते हैं, हम फीडबैक लेते हैं। विपक्ष को चाहिए कि वो जो सरकार की योजनाएं हैं, देखिए योजनाएं सब सरकार अच्छी बनाती, क्रियान्वयन का सवाल है। कांग्रेस सरकार ने भी गरीबी हटाओ की योजना बनाई, लेकिन क्या हुआ उसका? क्रियान्वयन के स्तर पर वो शून्य रही। इसलिए सरकार की जो हमारी जो तंत्र है वो उसको क्रियान्वयन करने में कितना कारगर सिद्ध होता है, इस पर हमको एम्फेसाइज करना चाहिए और इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर विकास और सुशासन ये दोनों तुली दामन का साथ है, एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई सारी सामाजिक सरोकार का भी उन्होंने बीड़ा उठाया, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम डेवलपमेंट भी करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करें, और हमारे बजट को भी हम जो बजटी कंट्रोल है और जो हमारा जो जीडीपी से उसका जो घाटा है उसके परसेंटेज भी उस रूप में हम रखें जो हमारा इकोनॉमिक्स कहता है। उसके बाद विकास करना ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं कर्जा लिया, तो कर्जा लेके घी नहीं पिया है, कर्जा लेके अपने मकान नहीं बनाए, बंगलों में खर्चा नहीं किया, कर्जा लेके सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, और हमने किस तरह से खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए उस दिशा में काम किया है। और इसलिए ये सरकार लोकप्रिय सरकार के रूप में जानी और पहचानी गई है। और आज भी बहुत ही मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आंखें
उनसे आंखें मिलाते हैं, आंखें चुराते नहीं हैं, जाते हैं जनता के बीच में, उनसे संवाद करते हैं, उनकी अपनी बात कहते हैं, तालियां बजती हैं, लोग पत्थर नहीं फेंकते, अंडे नहीं फेंकते, क्योंकि जो काम नहीं करेगा वो न जनता के बीच में जाएगा न जनता से कनेक्ट होगा। इसलिए जनता से कनेक्ट होकर उनके बीच में जब जाते हैं तो कई कमी कमजोरी भी मिलती है, वहां भड़काते भी हैं, उनको हिदायत भी देते हैं हमारी नौकरशाही को कि भाई हमने जो योजना बनाई आप अगर इसको पहुंचाने में कोताही करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये भी उसके साथ साथ एक भय विपरीत न हुई, यही जो बात है उसके साथ प्रेम और भय दोनों के साथ काम कराना पड़ता है। ये ब्यूरोक्रेसी को समझ लेना चाहिए कि सरकार डिलीवरी के रूप में, डिलीवरी के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जन कल्याण के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए विकास की किताब के माध्यम से हमने जो काम किए वो लोगों तक पहुंचाने का ये बीड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। बिल्कुल। अच्छा गोविंद मालू जी, एक चीज और है जो रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं उनमें कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य आधारित निर्णय और व्यापक निगरानी का भी जिक्र है। मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को क्योंकि एक विकास की किताब इसको कहा जा रहा है, बहुत सारे चीजों को पॉइंट टू पॉइंट रखा गया है। तो इसके अंतर्गत ये जो तमाम चीजें हैं और किन किन चीजों का आप जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि साक्ष्य आधारित निर्णय होगा, व्यापक निगरानी का जिक्र कर रहे हैं, चीजें बहुत अच्छी बता रहे हैं, पर उन चीजों पर काम कितना हुआ है, कितना होगा और आने वाले समय में कैसे कर पाएंगे? इच्छा शक्ति का सवाल है। सरकार की इच्छा शक्ति, उसका विल पावर, उसकी तड़प की जनता तक वो कैसे पहुंचे, इसलिए निगरानी की बात कही थी। ये नहीं कहा कि हम जो कर रहे हैं वो 100% पहुंच रहा है। हम ये कह रहे हैं कि उसकी मॉनिटरिंग, उसकी निगरानी और उस पर एक चेक एंड बैलेंस वो होना चाहिए, और उसके लिए अलग अलग एजेंसियां हमारी काम करती हैं। हमारे विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पार्टी के लोग भी हैं। हम तो विपक्ष को भी आह्वान करते हैं कि वो कम से कम निगरानी के रूप में अपनी भूमिका को तय करें और सरकार को बताएं कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई है, इसको पूरा करिए आप। तो निगरानी का तंत्र ये ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेही बनाता है, तंत्र को जवाबदेही बनाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करता है। क्योंकि जब आप उसके हाथ में अधिकार दे दिए लेकिन उसको दायित्व के नाम पर चौंकना नहीं चाहिए, तो इसलिए दायित्व के लिए निगरानी जरूरी है। और इसलिए ये जो उन्होंने जो 3 सूत्र बताए हैं इस विकास की किताब में, वो इस बात को इंगित करते हैं, वो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम किसी भी योजना का 100% और उसको बगैर किसी छेंक के उसका क्रियान्वयन लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, इसके लिए हमने ये सारे दूसरे उपक्रम उसमें दर्शाए गए हैं। और ये हमें मालूम है कि कोई भी 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सब एक जैसा काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों का अपना ब्रेन है, कुछ लोगों का काम करने की कैपेसिटी है, उनकी शक्ति है, उनकी साहस है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें सब लोग बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें ये बार बार चेक करना पड़ता है कि ये जो काम किसी को दिया है वो पर्याप्त रूप से वो कर पाएगा कि नहीं, और इसीलिए ये हमने इसमें निगरानी की भी व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से विकास की किताब पर हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें भी हैं, 5 खंडों में ये रिपोर्ट बनाई गई है, पिछले 15 सालों का पूरा ब्यौरा है, जिक्र है, चुनौतियों का भी जिक्र किया है सरकार ने, किस तरह से इसको लेते हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि औद्योगिक निवेश बढ़ाने की भी एक कोशिश की बात की गई है। जी देखिए, किताब लिखने से कुछ नहीं होता। हम और आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की और देश की आर्थिक स्थिति क्या है। जब तक प्रदेश और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक हम केवल बात कर सकते हैं, परिणाम नहीं दे सकते हैं। अब 15 साल की बात करें या 18 साल की बात करें, प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने पर कोई काम नहीं किया गया है। आप देखिए, जो भी व्यापारिक क्षेत्र की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का हो या फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट का हो। मध्य प्रदेश के बाहर ज्यादा होता है। इसलिए मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो चाहे जॉब करने के लिए बाहर जाए या उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाए या उच्च स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाहर जाए। तो मध्य प्रदेश में एक जो औद्योगिक जो वातावरण होना चाहिए था पूरे प्रदेश के अंदर, वो ना के बराबर है। और इस कारण आज हमारे प्रदेश का जो बजट है उतना ही हमारे ऊपर कर्जा है। अब जब उतना ही हमारे ऊपर कर्जा है तो विकास की बात करना
बेईमानी है। उधार के पैसे से आप कहाँ तक घर चलाएंगे? और जो भी कर्जा दिया जाता है, उस लोन लिया जाता है, तो उसमें ब्याज देना पड़ता है। अब इस सरकार के पास ब्याज देने के लिए भी पैसे नहीं है, और जब ब्याज देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लोन लिया जाता है, तो चीजें मॉर्गेज की जाती हैं। तो सरकार को अपनी संपत्तियां बेचना पड़ेंगे, या जिन कंपनियों से आपने लोन लिया है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कहीं से भी लिया है, उनको आपको अपनी संपत्तियां गिरवी रखना पड़ेंगी। इसलिए शिवराज जी जो भी घोषणा करते हैं उस पर या तो अमल होता नहीं है, या अमल होने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। जितनी भी आप मध्य प्रदेश की बड़ी योजनाएं हैं, उनका अनाउंसमेंट शिवराज जी ने या तो 10 साल पहले किया होगा, 15 साल पहले किया होगा, अधूरी पड़ी हुई होंगी, पूरी नहीं होंगी। हम देखते हैं, जैसे मैं ग्वालियर की बात करूं, 15 साल से शिवराज जी कह रहे हैं कि चंबल का पानी ग्वालियर के घर घर में पहुंचेगा, मुरैना के घर घर में पहुंचेगा, और अभी तक काम की शुरुआत नहीं हुई है। तो ये विकास की जो किताब है, किताब लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में हम परिवार की बात करें, यदि हमारे परिवार में हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमारी दुकान बंद पड़ी हुई है, तो हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? बच्चों को कैसे हम दवाइयां उनके लिए खरीदेंगे? तो जब तक हमारे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो ये किताबें लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पूरा प्रदेश गिरवी रख दिया हुआ है, और जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधारेंगे, किताब लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सत्ता पक्ष को ये भी लगता है राम पांडे जी कि हम औद्योगिक निवेश की बात कर रहे हैं। जब सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी भी इस तरह का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में पता नहीं ये चीजें सफल नहीं होती दिख रही हैं। राम पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, वो आपके यहाँ से एक कॉल और आने लगा था स्काइप का, इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। जी मैडम, क्वेश्चन दोबारा कीजिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने भी बहुत एक प्रयास किया था औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए, उसको लाने के लिए, और कई प्रयास जो किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चीज सफल होती नहीं दिख रही है। देखिए क्या होता है, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। कमलनाथ जी का सबसे ज्यादा फोकस यदि था तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, चाहे वो कृषि वाला हो या इंडस्ट्रीज वाला हो, जब तक इन पर हम फोकस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको 1991 में की बात बता दूं, जब बीजेपी के द्वारा समर्थित VP सिंह की सरकार थी, तो देश एक तरह से गिरवी रखा हुआ था, लेकिन मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जो काम शुरू किया था, उससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी थी, और मनमोहन सरकार में और ज्यादा सुधरी थी। लेकिन चाहे शिवराज जी हो या मोदी जी हो, बस ये भाषण देते रहते हैं, चुनाव प्रचार करते रहते हैं। ये लोग यदि शिवराज जी और मोदी जी चुनाव प्रचार करना बंद कर दे और फालतू भाषण देना बंद कर दे और बैठकर काम करें, मन से काम करें, तो परिणाम आ जाएंगे। लेकिन ये बस दिन भर जुमलेबाजी करते हैं, काम पर इनका फोकस नहीं है। यदि ये काम पर फोकस करें तो सुधर सकती है। आज देखिए, 10-15 साल पहले हम और चीन बराबर थे, आज चीन कहां जा रहा है? चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसलिए तो उसने पाकिस्तान को खरीद लिया। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, हमारे चारों तरफ के देशों में चीन का कब्जा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत है, और जब तक किसी देश की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो हम हथियार भी खरीद सकते हैं। आज बताइए, मध्य प्रदेश पुलिस के आधे सीटें खाली पड़ी हुई है, क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, कंपाउंडर के आधे पद खाली पड़े हुए हैं, क्यों नहीं भर पा रहे? क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है। सरकारी विभाग में 50% खाली पद पड़े हुए हैं, भरेंगे तो तनख्वाह कहां से देंगे? इसलिए जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये जो किताब है, इनका बोलना है, योजना है, सब, और ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। आइए किताब आई है, महीने भर बाद दूसरी किताब आ जाएगी, चौथे महीने बाद दूसरी आ जाएगी, पुरानी को ये भूल जाएंगे। जैसे इन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था, 2 करोड़ पे 15 लाख पर, काला धन पर, 2019 का राष्ट्रवाद पे लड़ा, 2024 का अलग मुद्दे ले आएंगे। मतलब पुराने मुद्दों को जनता भुला देती है ये, और नई चीजों को सामने ले आते हैं। तो कभी ये लाएंगे, कभी वो लाएंगे। अभी देखो, कुछ दिन पहले कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, अब उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो हर दिन एक न एक नया जुमला आता है। रियली आप देश और प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति सुधारने पर काम कीजिए, तभी आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? कहां से आप
तनख्वाह बांटेंगे। इसलिए और एक औद्योगिक फ्रेंडली वातावरण बनाइए। भाई उद्योग जैसे हमारे जो उद्योगपति उन्हें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो मध्यप्रदेश नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मंत्री विधायक उनको परेशान करते हैं, भ्रष्टाचार से वो लोग परेशान होते हैं। यदि भ्रष्टाचार कम होगा तो उद्योगपति आपके यहाँ निवेश करने आएंगे, यदि भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो उद्योगपति निवेश करने नहीं आएंगे। यदि मध्य प्रदेश में उद्योगपति निवेश करने नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और व्यवस्थाएं नहीं है। बिजली की व्यवस्था होगी तो उद्योगपति आएगा, पानी की व्यवस्था होगी तो उद्योगपति आएगा, रॉ मटेरियल होगा तो उद्योगपति आएगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी तो उद्योगपति आएगा। आप कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं भाई, आप उनके लिए कुछ व्यवस्था तो कीजिए, तभी तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपके कहने से वो 1 लाख करोड़ की घोषणाएं कर देते हैं और 1000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आप थोड़ा सा वातावरण अच्छा बनाइए। गोविंद मालू जी। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि केवल भाषण देने से या जुमलेबाजी जिस तरह कथित ये जो बोल रहे हैं उनसे और चुनाव न लड़ने से या चुनाव में नहीं बोलने से जनता इनके कहने से नहीं सोच रही है, जनता तो अनुभव से सोच रही है। यदि आप भाषण दे रहे हैं तो आपने कुछ किया है तभी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, मैं इनको आग्रह करता हूं कि आप जाइए मंडीदीप या पीथमपुर, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, पुरानी इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई थी वो फिर से उसका फिर से प्रारंभ हुई कि नहीं हुई, और किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इनको पता नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनको सड़क नहीं दिख रही, बिजली नहीं दिख रही है, पानी नहीं दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग अपनी आंखों से लोगों को क्यों दिखाना चाहते हैं। लोगों की आंखों से देखें कि लोगों को कितना इसमें लगातार नए नए सेक्टर्स खुल रहे, नए नए जो इकोनॉमिक जोन है वो खुल रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है उसमें। अभी लॉटरी डलने वाली है, इंदौर के पास एक औद्योगिक क्षेत्र जो तीसरा फेज आ रहा है उसमें इतने सारे आ गए हैं जमीन के लिए आवेदन। तो ये व्यापारी या उद्योगपति लाभ कमाने आएगा, घाटा करने नहीं आएगा। वो आपकी खाना पूर्ति करने नहीं आ रहा है कि आपने प्लॉट निकाल दिया तो लेना ही जरूरी है। वो जब उसको लगेगा तो आएगा। ये आईफा अवार्ड करने से और नाच कूद करने से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार स्थिर है कि नहीं, सरकार में करप्शन, जीका, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही कि नहीं, ये लोगों को लग रहा है। आ रहे हैं, इनके पास न कोई हमारी बैलेंस शीट का पूरा इनके पास खाका है, न कोई इनके पास स्टैटिस्टिक्स है, न इनके पास कोई आंकड़े या कोई इनकी जानकारी इनके पास पहुंचता है। ये पहले देखें कि 15 साल पहले कितने उद्योग आए थे और आज कितने उद्योग हैं, और ये इसके लिए पूरी बहस चाहिए। ये देश की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव के टाइम ये हुआ या मनमोहन सिंह के टाइम ये हुआ। देश को गिरवी रखने का काम इन लोगों ने किया, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम इन्होंने किया। ये लद्दाख तक या मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल में सड़कें नहीं बना पाए ये लोग, ये क्या करेंगे देश की सुरक्षा। और आज अगर भारत का विश्व में अगर परचम ऊपर है तो भारत रूस के साथ भी वैसे रिश्ते रखता है, अमेरिका के साथ किसी दबाव में नहीं है। और चीन को आंखें दिखाने का काम इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किया, नेहरू जी ने तो बेच दी जमीनें। इसलिए अब गोविंद मालू जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बीच में रुकूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विकास की किताब की बात हो रही है, लेकिन विकास पर बहस भी हो रही है। विपक्ष को लगता है कि जितनी चीजें आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, उन पर गंभीरता से पहले देखिए कितना काम हुआ है, कितना कर पाएंगे। और सत्ता पक्ष को लगता है हमने किया है और करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहरहाल ये विकास की जो किताब है, जितने पॉइंट्स हैं, इसको कैसे कर पाएंगे, कैसे मध्य प्रदेश को और ज्यादा विकसित करने की बात है या और डेवलपमेंट की बात है, वो हो पाएगा, ये आने वाले समय में हम जरूर देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।